चैनल। तो हम देखेंगे यहाँ शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है। पहला ही एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की बात की गई है, ठीक है, जेटपी। तो इसमें क्या है, की मैकेनिज्म फॉर मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग बाय डेवलप्ड कंट्री। तो जो मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग है डेवलप कंट्री के द्वारा सपोर्ट करने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन में डेवलपिंग कंट्री को, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। चैलेंजेस क्या क्या है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन और दी गई है, वो भी जानना है कि आफ्टर साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया कंसीडर्ड नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर जेट पार्टनरशिप। तो इंडिया क्या है, ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि इंडिया नेक्स्ट कैंडिडेट होगी जेट पार्टनरशिप के लिए। चैलेंजेस क्या क्या है एनर्जी ट्रांजिशन को लेके, इसमें क्या है कि कुड गिव राइज टू इंट्रा जनरेशनल एंड इंटरजनरेशनल एंड स्पेशल इक्वालिटी कंसर्न, ठीक है, इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल एक राइज को लेके है, ठीक है। और यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो एग्जिस्टिंग जीटीपी है, डील है, ये जो वो क्या है, वो लिमिटेड अटेंशन पे करता है इंट्रा जनरल इनइक्विटी को, जैसे कि जॉब लॉसेस, जॉब और रिजल्टेड फ्रॉम कोल फेज डाउन। तो इन सब चीज़ों पे वो लिमिटेड अटेंशन रखता है, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट नियर डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाय 2030। तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो प्रोजेक्ट है वो क्या करने वाली है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को 2030 तक डबल करने वाली है, इसकी भी बात यहाँ की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट दी गई है कि कमिटमेंट टू क्लीन एनर्जी विद एम्बिशियस टारगेट लाइक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल इंक्लूडिंग 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 43% रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशंस बाय 2030। तो कब तक कर दिया जाएगा, 2030 तक। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लेजिस्लेटिव मंडेट्स भी दिए गए हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट को लेके बात की गई है, एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेके बात की गई है, फिजिकल इंसेंटिव्स को लेके बात की गई है और मार्केट मैकेनिज्म को लेके बात की गई है। एक इकोनॉमी से रिलेटेड आया है, उसमें जो बजट आया हुआ है, फिर एक क्वेश्चन आंसरिंग टाइप था, उसमें ये बताया गया है कि 3 ग्लोबल फैक्टर जो कि इम्पॉर्टेंट है, या ये कह लो कि जो इम्पैक्ट जिनका पड़ता है इकोनॉमी पे। तो पहला है स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमी इज़ द जनरल कंसेंसस। तो इसमें क्या है स्लो डाउन का, स्लो डाउन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है, ठीक है, वो घट जाती है, तो एक तरीके से नेगेटिव एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लेशन। थर्ड है ग्लोबल प्राइस जो होते हैं मेजर कमोडिटीज़ जैसे ऑयल, गैस और मेटल के, वो मतलब जिस तरीके से बढ़ जाते हैं उसको लेके बात हो रही है यहाँ पे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, कोलिजम से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस, जो यहाँ पे जजेस अपॉइंटमेंट्स को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। और ये भी देखा गया कि 2 सालों में सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है हायर जुडिशरी में, उनकी बात की जा रही है, कोलिजियम के थ्रू किया जाता था। प्रैक्टिस फॉर नियरली 3 डिकेड्स, और इसकी प्रैक्टिस क्या हो रही है, 3 डिकेड से। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और कंसल्टेशंस होती हैं किसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। सेकेंड जज केस इंट्रोड्यूस किया गया था कोलिजियम सिस्टम में 1993 में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया have to consult collegium to his 2 senior most judges in apex court और judicial appointment। apex court आपको पता है सुप्रीम कोर्ट। तो CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको क्या करना है, कंसल्ट करना पड़ेगा कोलिजियम से रिलेटेड। जो कोलिजियम है मतलब कंसल्ट करेंगे, कोलिजियम होगा जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से, ठीक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर उनको वो कंसल्टेशन करनी पड़ती है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड आया है बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, आपको एनालिसिस में देखा होगा। उसमें है 3 ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLA। 3 ग्राउंड्स बताए गए हैं MLA के डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए, जनरली होते हैं, मतलब वहाँ पे नहीं बताए गए हैं, वहाँ पे तो मोस्टली पॉलिटिकल चीज़ें बताई गई हैं। तो एक तो है गिविंग अप पार्टी मेम्बरशिप, एक तो पार्टी की मेम्बरशिप, ठीक है, दे करके गोइंग अगेंस्ट पार्टी विप, जो पार्टी की विप होती है उसके अगेंस्ट जा करके, तो भी एंटी डिफेक्शन लगता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है MLA। अब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग, अब्सटेन हो वोटिंग से, तो ये भी 3 चीज़ें हैं जो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। रेजिग्नेशन एज MLA नॉट वन ऑफ द कंडीशन, अगर वो रेजिग्नेशन देता है तो वो ऐसा कंडीशन नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई या ये माना जाए, वो सिंपली एक रेजिग्नेशन होता है, ठीक है। और लॉ ओरिजिनली प्रोटेक्टिंग स्पीकर डिसीजन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू,
तो पहले ऐसा लॉ था कि जो डिसीज़न होता था स्पीकर का उसको जुडिशल रिव्यू से ओरिजिनली प्रोटेक्ट किया जाता था. सेफगार्ड वर स्ट्रक डाउन इन किहोतो कोलोहन वर्सेस जचिलहू एंड अदर 1992. ये एक केस है, ये एक जजमेंट है, ठीक है, जिसमें ये बोला गया कि जुडिशल रिव्यू जो है वो अवेलेबल है. और जुडिशल रिव्यू और जो कोर्ट है वो एक वॉच डॉग की तरह है, ठीक है. वो ध्यान रखती है कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस हुए हैं वो किसी तरीके से गलत स्तर पर ना किए गए हैं और कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस या फिर कोई पर्सनल ग्रजेस इसके बेसिस पे तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं. 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में. और इसमें क्या कहा गया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ये क्या करता है, ये बार्ड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिफेक्टर्स एज मिनिस्टर अंटिल डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ओवर. तो जब तक के लिए डिस्क्वालीफाई किया है गया है, अब जब तक वो पीरियड ओवर नहीं हो जाता तब तक उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकती, ठीक है. जो भी जिनको जो डिफेक्ट हुए हैं, डिफेक्टर्स हैं, जो उनकी बात की जा रही है. और ये भी कहा गया है कि तब तक जब तक वो री इलेक्ट नहीं हो जाते. कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ये हो जाए कि किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड उनका मतलब जैसे ओवर हो गया, तब भी उनको अपॉइंट किया जा सकता है. दूसरा, री इलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो भी वो इलेक्ट हो सकते हैं. जो भी हो दोनों में से, विच एवर इज़ अर्लियर. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज पढ़नी थी. ओके, थैंक यू.